रिसीट वाउचर। सर रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर और पेमेंट वाउचर, तीन तरह के वाउचर की बात हो रही है, लेकिन इस वाउचर में रिसीट और रिफंड वाउचर आपस में कनेक्टेड है। पेमेंट वाउचर एक अलग ही कहानी देता है। सर क्या कहता है रिसीट वाउचर? अगर हमने किसी से एडवांस लिया है, आगे उसको गुड्स सप्लाई करेंगे, आगे उसको सर्विसेज देंगे, तो अभी तो हम उसे टैक्स इनवॉइस इशू कर ही नहीं सकते, तो अभी उसके बदले उसे हम क्या देंगे? रिसीट वाउचर देंगे। कहता है रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बाद में हम टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। A registered person who receipt on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both, issue a receipt voucher evidencing the receipt of payment। इसके पर्टिकुलर्स वही हैं ऑलमोस्ट, खाली आपको यहाँ पर अमाउंट ऑफ एडवांस लिखना है, टैक्सेबल वैल्यू नहीं लिखनी है। जब हम टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं तो क्या लिखते हैं? जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है वो और टोटल वैल्यू वो। लेकिन आप यहाँ पर वैल्यू जज ही नहीं कर पाएंगे, आपको एक नई चीज यहाँ पे हाईलाइटेड बोल्ड की भी मिल रही है, क्या? अमाउंट ऑफ एडवांस टेकन। ये एक नई बात हो गई, बाकी ऑलमोस्ट चीजें कॉमन है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना है, आपको ये नहीं पता है, चले एडवांस लेते समय ये नहीं पता चल रहा है कि मैं आगे कौन सी सर्विसेज दूंगा, कौन सा गुड सप्लाई करूंगा, उसका रेट क्या है, और वो इंट्रा होगा या इंटर स्टेट होगा, ये भी आपको अगर क्लियर नहीं है। देखो क्लियर है तब तो यहां मेंशन कर सकते हो चीजों को, राइट? और अगर ये भी क्लियर नहीं है तो उस समय आपको ये डिफॉल्ट आपको ध्यान रखना है कि आप डिफॉल्ट रेट 18% लगाएंगे और सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता भी है। हम जब एडवांस लेते हैं और उस समय रिसीट वाउचर इशू करते हैं, उस समय रिसीट वाउचर इशू करते हैं और हमें नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता है, रेट नहीं पता है, क्योंकि हमें एक्चुअली में गुड्स और सर्विसेज, हम काफी सारी सर्विसेज में डील करते हैं, पता नहीं आप क्या लोगे आगे। हमारी काफी सारी आइटम दुकान पर अलग अलग रेट की बिकती है, आपका एडवांस तो आ चुका है लेकिन तय नहीं है आप क्या खरीदोगे, तो 18% के रेट पर हम रिसीट वाउचर को इशू करेंगे। बोला सर जब आप टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं करेंगे तो जीएसटी कैसा? नहीं, आप लोग टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ चुके हो, वहां लिखा हुआ था एडवांस के केस में आपको जीएसटी देना पड़ता है, गुड्स में नहीं देना पड़ता लेकिन सर्विसेज में देनी पड़ती है, ये आपने पढ़ा हुआ है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, हमें जीएसटी कंप्लायंस के लिए ये चीज मेंशन करनी जरूरी है। अलग बात है कि गुड्स में एडवांस पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन आप मेंशन जरूर करोगे। कब? जब एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस रेट ऑफ टैक्स नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल। रेट नहीं पता है 18% लिखोगे, नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता चल रहा है इंटरस्टेट सप्लाई लिखोगे, दोनों नहीं पता चल रहा है दोनों लिखोगे। सर यहां पर इंटरस्टेट का भी लिखने का ऑप्शन है और यहां पर रेट ऑफ टैक्स लिखने का भी ऑप्शन है। हालांकि कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी, जैसे आप सोचोगे स्टेट का नाम भी लिख दें तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कुछ चीजें यहां पर ऑप्शनल में जाएगी ही जाएगी। अब मैं क्यों कहता हूं आर का रिश्ता आर से है? मैं बहुत बार कहता हूं, क्लास में अभी तक कहता आया हूं, आर का रिश्ता आर से। याद रखना बहुत आसान है, याद रखना बहुत आसान है, मैं ये कहता हूं। तो सर जिन लोगों से हमने एडवांस में रुपए लिए और रिसीट वाउचर इशू किया, तो दो चीज तो हो गई, एडवांस में रुपए लेना और रिसीट वाउचर इशू करना। अब उन्हीं पर आगे की कंडीशंस हैं कि हमने सर्विसेज की सप्लाई नहीं की, हमें गुड्स की सप्लाई नहीं की और हमें अब वो एडवांस लौटाना पड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से कैंसिल हो गया, तो ही रिफंड वाउचर पिक्चर में आता है। सर रिफंड वाउचर का ध्यान रखिएगा, 2 काम पहले हो चुके हैं। क्या? एडवांस में पेमेंट ले चुका हूं, रिसीट वाउचर इशू कर चुका हूं, ये 2 काम पहले होने हैं। उसके बाद सप्लाई नहीं की, जब सप्लाई नहीं की तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाऊंगा, अब मुझे रिफंड वाउचर इशू करके पैसा रिफंड तो करना ही है। वेयर ऑन रिसीट ऑफ एडवांस पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ द रजिस्टर्ड पर्सन इशू और रिसीट वाउचर बट सब्सिक्वेंटली, कंडीशन है आर का रिश्ता आर से, इसीलिए तो कह रहा हूं, बट सब्सिक्वेंटली नो सप्लाई इज मेड, नो टैक्स इनवॉइस इशूड। अब मुझे पेमेंट भी करनी होगी और रिसीट वाउचर भी इशू करना पड़ेगा। तो इसमें यूनिक क्या है? ये नंबर एंड डेट ऑफ रिसीट वाउचर, रिश्ता है ना आर का रिश्ता आर से। तो जैसे हम लोग रिवाइज टैक्स इनवॉइस में ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर रेफरेंस डालते थे, वैसे इसमें रिसीट वाउचर का नंबर और डेट डालना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा? अमाउंट ऑफ एडवांस टेकन, तो इसमें क्या लिखना होगा? अमाउंट ऑफ रिफंड तो मेड। तो ये एक थोड़ी सी नई चीज है। सर पर्टिकुलर्स तो सबके तैयार करके जाने हैं, मेहनत सबसे ज्यादा टैक्स इनवॉइस में करनी है और उसके बाद वेरिएशन याद रखना है कि किसमें नई चीज है, ये ध्यान रखना है। सर
अब ये पॉइंट किसका है? रिवर्स चार्ज का। रिवर्स चार्ज के इस पॉइंट के लिए मैं थोड़ा सा आपको यहां पर आगे ले जाता हूं चार्ट में। ओवरऑल मैं एक चार्ट बनाता हूं, इसमें देख लीजिए 9.16 पे मैं भी आ जाता हूं। चलिए हम लोग अब 9.16 में, राइट, 9.16 पे कोई अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट कोई सी भी नहीं, आप देख लीजिए यहाँ पे कोई भी रेड मार्क्स आपको नहीं दिख रहा है। फिर सर क्या किया है अपने इस नोट्स में, मैंने पिछले एडिशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे लाइन इंप्रूव किया है, और ये लाइनें ही 9.4 से कनेक्टेड है। 9.4 रिवर्स चार्ज, जहां पर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, और नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज के केस में रिवर्स चार्ज में जीएसटी देनी है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो मैंने यहां ऐड किए हैं। अलग बात है कि रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ये पॉइंट है, बट हम लोग वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की बात करें तो टाइम ऑफ सप्लाई में डिटेल्ड चर्चा चलती है हमारी। टाइम ऑफ सप्लाई का लास्ट 1 घंटा हम लोग बिल्डर और रियल एस्टेट डेवलपर के बारे में ही बात करते हैं, जिनको हम जमीन ट्रांसफर करते हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में आप 1 घंटा डिस्कस करते हैं उनके बारे में, डेवलपर्स के बारे में, प्रमोटर्स के बारे में, जो बिल्डिंग बना बना के बेचते हैं कॉमर्शियल रेसिडेंशियल। फिर वहां देखते हैं कि उनका रिश्ता वहां से फिर रिवर्स चार्ज में भी है। नॉर्मल 9.3 वाला रिवर्स चार्ज, प्रमोटर को रिवर्स चार्ज लगता है। फिर उसके बाद एग्जम्पशन भी है। तो फिर ये थोड़ा सा है ना, ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछे या ना पूछे, एक ध्यान में रखना है ये चीज। तो सर मैंने पेज नंबर 9.16 पर कोई अमेंडमेंट कैरी नहीं कर रहा हूं, ये चीजों को मैंने यहां रिफ्लेक्ट कर दिया है जो पीछे 9.4 से कनेक्टेड है, और उसकी बातें हम जगह जगह करते हैं। तो क्यों ना थोड़ा यहां पढ़ लें, रेफर कर लें। प्लस मैं आगे बता दूं 9.17 पे भी यहां पर मैंने स्पेशल केसेस को इस बार थोड़ा सा कैटेगरिकली बढ़ाया है पिछले एडिशन के बुक के मुकाबले। 4th और 5th एडिशन में छोटी छोटी वर्बल डिस्कशन हो जाती थी क्लास के अंदर, या कहीं पर 2-2, 3-3 लाइन लिखी होती थी। अभी मैंने फुल पेज और अगला पेज इसको दिया है, ठीक है। रूल 54 के स्पेशल केसेस, और इनफैक्ट इन पर ही ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्विक रिस्पांस कोड का कॉन्सेप्ट इन पर ही तो नहीं है। तो ये 2 पेज 9.18 एंड 9.17 के कंटेंट में कोई अमेंडमेंट नहीं है, खाली मैंने इसको थोड़ा सा बेटर प्रेजेंटेशन डाली है इस बार के एडिशन में। और एक छोटी सी अमेंडमेंट्स जो ऑलरेडी हम लोग पीछे हाईलाइट कर चुके हैं, वो पिछले बार की अमेंडमेंट है। क्या कि वो जो 200 रुपया से लेस वाले के केस में आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते थे, वो ऑप्शन मल्टी स्क्रीन वालों को नहीं है। तो उस चीज को यहां पर फिर से पढ़ लेंगे। हालांकि पिछले बार की अमेंडमेंट है, वो मैंने पीछे हाईलाइट भी कर दिया रेड कलर से। डिलीवरी चलान में भी आप देखो कोई कहीं पे अमेंडमेंट नहीं है, खाली मैंने यहां पे इंप्रूव किया इस बार अपने नोट्स में। ये मैंने जो मेरा फर्स्ट एडिशन का नोट था उसमें मैंने दिया था। उसके बाद मुझे लगा कि जरूरी नहीं है एग्जाम्स के लिए, और लकली एग्जाम में किसी भी अटेम्प्ट में इसको नहीं पूछा गया। लेकिन अब मुझे समाव लग रहा है कि चलो इतना इंप्रूवमेंट किया ही है तो इसको भी डाल देते हैं। तो फिर से मैंने शुरू के फर्स्ट और सेकंड एडिशन में इसको रखा था, उसके बाद हटा दिया था, फिर से वापस रख दिया इस बार। तो इसको मैंने थोड़ा सा मार्क कर रखा है, बट ये इस बार का अमेंडमेंट नहीं है, हमने इसको रखा है। अच्छा, अमेंडमेंट है कैसे? ये वर्ड पहले नहीं होते थे, बैचेस और लॉट, ये वर्ड इधर रिसेंटली ऐड हुए हैं, तो इसीलिए मैंने इसको फिर से वापस ले आया हूं अपने नोट्स में कि कहीं इस वर्ड के कारण एग्जाम में ना पूछते। बैचेस एंड लॉट की बात आईटीसी चैप्टर में भी होती है सेक्शन 16 के अंदर, ठीक है। और देखें तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट में पिछली बार अमेंडमेंट हुआ था, इस बार वो अमेंडमेंट ग्रीन लाइन पे इंसर्टेड है। तो जो पिछली बार इंपॉर्टेंट था अब इस अटेम्प्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा मत सोचना। मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूं कि सर आप सिर्फ इस बार की इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ही करके जाओ, ऐसा मत करना। एंड डेबिट नोट क्रेडिट नोट के इश्यूज 3-4 पेज में मैंने इस बार डील किए हैं। 5th एडिशन में भी ये था, ये 4th एडिशन में इतना डिटेल्ड में मैंने नहीं दिया था। जो मेरी 4th एडिशन की जीएसटी बुक है उसमें मैंने इतने डिटेल्ड में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की चर्चा नहीं की थी। तो ऐसे मानिए अब कोई अमेंडमेंट है नहीं, अमेंडमेंट है नहीं, लेकिन ठीक है, पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट जरूरी है। चलिए, तो सर कभी भी मैं कहता हूं आप मेरे से अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, एज्यूमिंग कि आप अगला अटेम्प्ट देने वाले हो, जो अपकमिंग अटेम्प्ट है वो आप देने वाले। मान लो आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हो, आप अपकमिंग अटेम्प्ट देने वाले हो, लेकिन वो अटेम्प्ट आपका छूट जाता है, आप नहीं देते हैं अनफॉर्चुनेटली किसी रीजन से, और आप अपना अटेम्प्ट शिफ्ट करते हैं।
तो सर ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि जो हमारी अगली बुक रहेगी, जैसे आपके पास 6th एडिशन की बुक है तो 7th से कंपैरिजन, 7th एडिशन की बुक है तो 8th से कंपैरिजन आपको खुद करना पड़ेगा। हमने तो सबका पीडीएफ देना है आपको। अगर हम सबका पीडीएफ दे देते हैं, ओवरव्यू दे देते हैं चैप्टर का, ना भी दे पाए, मान लो आपको जल्दबाजी है, तो खुद ही कंपेयर कर लेना सर ने कहां कहां रेड लाइन और रेड पैराग्राफ्स इंसर्ट किए। अब तो आपको पता है, मान लो आप जीएसटी में एग्जाम दिए हो, पास भी कर गए हो, लेकिन आप अपडेट करना चाहते हो हर 6 महीने अपने आप को, तो आप खुद ही बुक लेते जाओ हमारी टीम से बात करके या टेलीग्राम चैनल पे, और खुद ही अपने आप को अपडेट करते जाओ। देखो कहीं पे भी मैं कोई नया पैराग्राफ डालूंगा तो इस तरीके के हाईलाइट कर दूंगा, शेड वेड डाल के, कलर उलर डाल के, कहीं ना कहीं मैं बता दूंगा कि ये मैंने किताब में अपने ये चेंजेस किए हैं। रेड लाइनें रहती ना खूब सारी, रेड पैराग्राफ्स, रेड लाइनें, रेफरेंस ऑफ नोटिफिकेशन नंबर, तब समझो कि वो इस बार की अमेंडमेंट है। अब मेरी मान लो 1 साल के बाद की बुक देखोगे तो जितने भी नोटिफिकेशन नंबर 2020 में नया आया है, 2019 में नया आया है, सर 1-2 जो इंपॉर्टेंट है वो रहेंगे, बाकी सब हटा दिए जाएंगे। हम कुछ नए पर दिमाग लगाएंगे, जो पुराने हो गए उनके नोटिफिकेशन नंबर की याद क्या रखना, वो तो पार्ट बन गया रूल्स का। कोई नोटिफिकेशन आया, रूल्स को नोटिफाई कर रहा है, वो तो रूल्स का पार्ट बन गया। अब पार्ट बन गया तो अभी बताना जरूरी है बच्चों को कि नया कब आया है, 1 साल के बाद थोड़ी ना बताना है। चलिए, तो थोड़ा सा मैं आगे आपको जर्नी पे ले गया कि अभी इतनी चीजें हमें पढ़नी है, तो और कहां कहां मैंने नोट्स में थोड़ा सा चेंज किया है, नॉट बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट, जस्ट ड्यू टू इंप्रूवमेंट। हर 6 महीने पे जब हम बुक को चेंज करते हैं तो एक इंप्रूवमेंट भी करते हैं। चलिए, तो इसका मुझे एक चार्ट बनाना है आपके लिए। क्या सर, ये सप्लायर है, रेसिपिएंट, ठीक, ये भी सप्लायर है, आगे वही रेसिपिएंट है, और ये भी सप्लायर है, ठीक, और आगे रेसिपिएंट है। इस बार हमारा ये रेसिपिएंट GSTIN नंबर होल्ड करता है, मतलब ही इज ऑल्सो अ रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन है, और या फिर रजिस्ट्रेशन लेगा। क्यों सर रजिस्ट्रेशन क्यों लेगा? क्योंकि ये सप्लायर रजिस्टर्ड तो है, लेकिन यहां इस ट्रांजैक्शन पर क्या लग चुका है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। सर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 लगने पर हो सकता है आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाए अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो। अच्छा, रजिस्टर्ड पर्सन 9(3) का जब इनवॉइस रेज करेगा जिसपे रिवर्स चार्ज लग चुका है, रिवर्स चार्ज यस, तो यहां तो टैक्स इनवॉइस ही इशू होगा ना। उस टैक्स इनवॉइस पर क्या लिखा होगा कि इस इनवॉइस पर रिवर्स चार्ज में सामने वाला जीएसटी पे करेगा, ठीक। तो ये केस हो गया 1। अच्छा, केस 2 में अब मेरा सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड। सर अनरजिस्टर्ड है, मैं 9(4) लगाऊंगा, नहीं, मैं 9(3) ही लगा रहा हूं, क्योंकि 9(3) में हमने पढ़ा है कि सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी। लेकिन अब जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो यहां से इनवॉइस तो गई नहीं होगी, राइट। अब तीसरा केस में भी सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड है, बट यहां 9(4) का सिचुएशन लगा है रिवर्स चार्ज का, और 9(4) के कौन कौन से सिचुएशंस हैं आज के दिन वो यहां पर लिखे हुए हैं कि ये सभी 3 सिचुएशन जो रियल एस्टेट और बिल्डर से कनेक्टेड हैं जहां पर 9(4) लगता है। अच्छा, 9(4) के जो केस है ना, इस 3 के अलावा आज के दिन कोई और है ही नहीं। अभी तक जो भी गवर्नमेंट ने 9(4) पे नोटिफिकेशन निकाला है वो एक ही नोटिफिकेशन निकला, उसमें ये 3 केस एक साथ डिस्कस्ड है, ठीक। चलिए सर आएंगे उस पे भी। सर ये पहला केस और दूसरे केस में 9(3) लगा है, रिवर्स चार्ज का केस, लेकिन फर्क क्या है, पहले केस में आप रजिस्टर्ड सप्लायर हैं और बाकी के दोनों केस में 9(3) 9(4), लेकिन सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड। तो ध्यान रखिएगा, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिवर्स चार्ज का केस लगा है, रिवर्स चार्ज का केस यस, प्लस सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड। तो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो सर
रेसिपिएंट इज, उल्टी गंगा बहेगी, रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू इशू टैक्स इनवॉइस ऑन परचेज। ध्यान रखिएगा ये टैक्स इनवॉइस ऑन इनवॉर्ड सप्लाई पे इशू हो रही है। और ये गजब हो गया सर, सर इनवॉर्ड सप्लाई पे कोई टैक्स इनवॉइस इशू करता है? सर इनवॉइस हम कब सेल पे इशू करते हैं, परचेज पे? हाँ, जीएसटी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिवर्स चार्ज में अपने को जीएसटी पे करना है। तो रिवर्स चार्ज में जब जीएसटी पे करेंगे तो एक अंडरलाइंग पेपर तो होना चाहिए। हम किस पेपर के बेसिस पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेंगे? पेपर मिसिंग है, ऑडिट ट्रेल। फ्यूचर में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो एक पेपर तो होना चाहिए, वो पेपर रेसिपिएंट खुद जनरेट करेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? रेसिपिएंट की, जब सप्लायर कौन हो? अनरजिस्टर्ड हो और रिवर्स चार्ज का केस लगे। और इसी को मैंने कनेक्ट किया था ऑल्सो रेफर, हमारी जो क्लास थी ऑल्सो रेफर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, ऑल्सो रेफर सेक्शन 5 सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्यों कोई लेगा? ये रेसिपिएंट बोलता है भाई अनरजिस्टर्ड सप्लायर मैं तुमसे डील नहीं करूंगा। ये रेसिपिएंट क्या बोलता है? अनरजिस्टर्ड सप्लायर मैं तुमसे डील नहीं करूंगा। एक, रिवर्स चार्ज लगता है। दूसरा, मुझे तुम्हारे बिहाफ में इनवॉइस भी इशू करना पड़ता, मैं कितना हेडेक लूंगा, मैं तुमसे डील ही नहीं करूंगा। तो उसी डील नहीं होगी तो बेचारे का बिजनेस कैसा चलेगा? और बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन करना जरूरी है। ये ऑलमोस्ट मोटा मोटी कौन से ट्रांजैक्शन कहलाते हैं? बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब सामने वाला रजिस्टर्ड हो जिसको मैं सप्लाई कर रहा हूं तो ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। तो वहां मैंने इसको लिंक किया था, आज फिर से लिंक कर रहा हूं आपको। एंड अब सर ध्यान रखना, रजिस्टर्ड पर्सन इन ऑल थ्री केसेस, इन ऑल थ्री केसेस पेमेंट वाउचर इशू करेगा। ध्यान रखना, पेमेंट वाउचर तो इशू करना ही पड़ेगा, पेमेंट वाउचर तो इशू करना ही पड़ेगा, चाहे आपका सिचुएशन 1 हो, सिचुएशन 2 हो या सिचुएशन 3 हो। बच्चे मुझसे कभी कभी पूछते हैं सर क्यों? सर पेमेंट वाउचर इशू करने से एक ऑडिट ट्रेल मिल जाता है, वही अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स की मैंने इस पार्टी को पेमेंट कब किया। उसका काम हमें सेक्शन 12 और सेक्शन 13 में टाइम ऑफ सप्लाई निकालने में काम आता है। यस, अगर आप मुझसे एक्चुअली में लिंकिंग करवाना चाहते हो कि सर रिसीट वाउचर का क्या पर्पस है, तो रिसीट वाउचर कंफर्म करता है कि हमने कितना एडवांस कितनी तारीख को लिया, तो वो हमें एडवांस पर जीएसटी लगता है सेक्शन 13 में सर्विसेज के केस में, उसके काम में आता है। पेमेंट वाउचर रिवर्स चार्ज के केस में हम जब टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं तो उसमें देखा जाता है कि आपने पेमेंट कब की है। तो पेमेंट कब की है कि वेरिफिकेशन किससे हो जाएगी? पेमेंट वाउचर से हो जाएगी। तो मुझे ये एक लॉजिक लगता है कि रिवर्स चार्ज के केस में चाहे 1 हो, 2 हो या 3 हो, 93 हो या 94, सभी केसेस में रिवर्स चार्ज के केस में रजिस्टर्ड पर्सन पेमेंट वाउचर तो इशू करता ही करता है। बट एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिवर्स चार्ज में जब अनरजिस्टर्ड सप्लायर होता है तो वो अपनी तरफ से टैक्स इनवॉइस भी इशू करता है। मैं आपको अपने बुक के फर्स्ट पेज पे ले जाना चाहूंगा, टैक्स इनवॉइस चैप्टर के, बुक नहीं, टैक्स इनवॉइस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे। तो यहां पर लिखा हुआ है एक लाइन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज नीड्स टू इशू एन इनवॉइस। देख लीजिए, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा, चौथे पैराग्राफ में फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है। हमारे सामने 6th एडिशन 7th एडिशन बुक है, उसके 4th पैराग्राफ में ये हाईलाइटेड चीज इसी पॉइंट को बता रही है जो भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स इनवॉइस यानी इनवॉइस जो है हमेशा सप्लाई के ही केस में नहीं, कभी कभी परचेज के केस में भी इशू करना पड़ता है जब रिवर्स चार्ज का केस हो और सप्लायर कौन हो? अनरजिस्टर्ड। उसके लिए भी मैंने रीजन बता दिया कि भाई आप जब टैक्स जमा करोगे और उसका रिवर्स चार्ज में फिर आईटीसी लोगे तो जब ऑडिटर डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो डॉक्यूमेंट कौन सा रहेगा आपके पास? तो यस, ये थोड़ी सी ना ऑडिट पेपर, ऑडिट ट्रेल जिसको बोलते हैं, छोड़ के जा रहा है ये रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर या पेमेंट वाउचर। आगे हमें ऑडिट करने में आसानी होगी अगर ये सब डॉक्यूमेंट हमें बिजनेसमैन के यहां मिलेंगे। अगर हमें ये सब डॉक्यूमेंट बिजनेसमैन के यहां मिलेंगे
तो हमें आसानी होगी। तो अब ध्यान रखना है आर का रिश्ता आर से। जिस बंदे ने रिसीट वाउचर इशू किया एडवांस लेके, वो अगर आगे गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई फुल्ली या पार्टी ना कर पाए तो टू दैट एक्सटेंट वो क्या इशू करेगा, रिफंड वाउचर। इसीलिए रिफंड वाउचर के पर्टिकुलर्स में आप क्या देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है रिसीट वाउचर की डेट और नंबर एंड कितना अमाउंट ऑफ एडवांस आपने रिफंड किया। लेकिन पेमेंट वाउचर का रिश्ता रिवर्स चार्ज के केस से है। रिवर्स चार्ज के मैंने आपके सामने 3 केसेस डिस्कस किए, 9(3) का 2 केस और 9(4) का 1 केस, जिसमें मैंने सप्लायर को रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड रखा। अच्छा, 9(4) में सप्लायर हमेशा अनरजिस्टर्ड होता है, तभी 9(4) लगता है। चलिए, इतनी बात काफी है और ऊपर वाला तो डिस्कशन हो गया था, इसको नोट कर लीजिए। इतनी बात मुझे लगता है काफी है इस पॉइंट पर, और क्या टाइम दूं। और सर अच्छे से ध्यान रखिएगा, और ये तो मैं इस चैप्टर में ही रटवा दूंगा आपको, बिल ऑफ सप्लाई, रिवाइज चेक्स इनवॉइस, इतना डिटेल्ड में आपको ले जा रहा हूं कि सब आपके इस चैप्टर के खत्म होते होते याद हो जाएगा। आगे हमें वर्क किस पे करना है, डिलीवरी चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट पे। अच्छा, अब आप क्या कीजिए, वीडियो को यहां रोकिए और इसे नोट कीजिए, उसके बाद फिर मैं वीडियो रोकने बोलूंगा। इस वीडियो को रोके और लिखें। नेक्स्ट नीचे जा रहा हूं मैं, ये वीडियो को रोके और लिखें। सर थोड़ा ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का, देयर इज अ कनेक्शन। कुछ बातें हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ते हैं कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्यों लेना है, मजबूरी है, B2B अगर डील करना चाहते हो तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले ही लेना चाहिए। और अभी मैंने लॉजिक बताया कि क्यों हम पेमेंट वाउचर इशू करते हैं, ताकि एक डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाए सिस्टम में, टाइम ऑफ सप्लाई निकालने में काम आए। और अनरजिस्टर्ड सप्लायर तो कोई इनवॉइस ही नहीं देता है, तो मुझे फिर रिवर्स चार्ज में बाद में ITC लेने में दिक्कत होगी। तो यहां हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिवर्स चार्ज लग रहा है, रिवर्स चार्ज में इनवॉइस इशू करो, टैक्स पे करो, एंड देन फिर क्या ले लेना, ITC भी ले लेना। यही तो डिस्कस करते हैं। रिवर्स चार्ज में आप अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो इनवॉइस भी इशू कीजिए, टैक्स पेमेंट तो करना ही है, ITC भी ले सकते हैं अगर सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो। चलिए आगे चलते हैं, इसके आप डिटेल्ड डिस्कशन करने के लिए 9.16 डिटेल्ड डिस्कशन कर ले।